साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास 7th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस अध्याय में हम लोग मूलभूत रूप से ये समझेंगे कि समाज का दृष्टिकोण महिला और पुरुष को लेकर के क्या है। बचपन से जब महिला और पुरुष या बच्चे या बच्चियां हम कह सकते हैं कि एक साथ बड़े होना शुरू होते हैं, तो कैसे कुछ कुछ उम्र बीतने के बावजूद उनके काम में डिफरेंस आने लगता है और कैसे समाज का नजरिया बदल जाता है। उन्हें देखने के लिए महिलाओं को कमजोर माना जाता है, पुरुषों को जो है बलशाली माना जाता है, जबकि पुरुष से ज्यादा कार्य घर पे महिलाएं करती हैं, लेकिन उनके काम को औसत से भी कम जो है वेतनमान मिलता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम महत्व मिलता है, जबकि पुरुषों के काम को महत्व और वेतन ज्यादा मिलता है। ये सब सामाजिक असमानताएं हैं जो हमें दूर करनी है। और कैसे इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है, क्या सोच हमारे समाज की होनी चाहिए, और कैसे हम महिला और पुरुष को एक प्लेटफॉर्म पे लाके समानता के अधिकार के साथ समान मान सकते हैं कि अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं तो दोनों लोगों का महत्व, चाहे घर में काम के फील्ड में हो, चाहे ऑफिस में काम के फील्ड में हो, या जीविका कमाने के फील्ड में हो, यानी अर्निंग के फील्ड में हो, कि वो भी समान है। उतना ही जितना ही पुरुष मेहनत कर रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हमारी महिलाएं भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही विस्तृत तौर पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर में। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि सारे वीडियोज आप तक आते रहें। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में हम कैसे बड़े होते हैं। अध्याय 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है, यानी हम या तो लड़के के रूप में अपने जीवन में बड़े हो रहे होते हैं या फिर लड़कियों के रूप में बड़े हो रहे होते हैं। उसकी अस्मिता भी यही है, यानी पहचान, जिन्हें हम कह सकते हैं कि पहचान क्या है। तो पहचान भी हमारी एक लड़का या एक लड़की के रूप में है, एक पुरुष या एक महिला के रूप में है। जिस समाज के बीच हम खड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। यानी समाज एक अभिभावक की तरह हम लोगों को ये बताता है, हमेशा गाइड करता रहता है कि एक लड़का होने के नाते या एक लड़की होने के नाते कौन कौन से व्यवहार हमारे ठीक हैं, हमको करने चाहिए, और कौन से उचित नहीं है, हमें नहीं करने चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, प्रायः यह सभी या यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक ही नजरिया है? यानी हमारे भारत में जो भी हमारे अलग अलग धर्म, जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि है, क्या हर जगह एक ही नजरिए से लड़के और लड़कियों को देखा जाता है? इस पार्ट में हम लोग इन सब चीजों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका, उनके भविष्य में जब वो स्त्री और पुरुष के रूप में बनते हैं, तैयार होते हैं, तो कैसे वो कार्य करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देता है, यानी पुरुषों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और स्त्रियों का स्थान उनसे कम महत्वपूर्ण होता है, यानी कम महत्व का होता है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वहन की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। प्रायः ये चीज हम लोगों ने देखी है कि लेडीज जो काम हमारे यहाँ कर रही हैं उन्हें माना जाता है कि पुरुषों के काम की अपेक्षा इनका काम तो बहुत ही निम्न कोटि का है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें लगता ही नहीं है। अब हम लोग आगे अभी इसी चीज को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में कैसे असमानताएं उभरती हैं, यानी काम को लेकर के उनके बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, कैसे वो एक दूसरे से असमान है। यहाँ पर 1920 के एक दशक में जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है। आपको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही समझाता है। तो समोआ द्वीप में बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं, वहां पर आपको देखिए कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। अब समोआ द्वीप कहाँ है, इसको आप एटलस मानचित्र में उठा के इसी समय देख सकते हैं। ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है और छोटे छोटे द्वीप समूहों का एक ये भाग है, यानी कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर के ये द्वीप समोआ नाम से बना है। अब यहाँ के समाज पर अनुसंधान किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत कुछ सीखते थे, यानी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे 1920 के आसपास। वो लोग अपने घर पे ही अपने गार्जियन से ही सारी चीजें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है, ये वो लोग अपने घर वालों से सीखते थे। और द्वीपों पर मछली पकड़ना बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम माना जाता था, इसलिए जो किशोर यानी बड़े बच्चे होते थे
वो मछली पकड़ने के लिए लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे, लेकिन ये बातें वो अपने बचपन से अलग समय पर सीखते थे। यानी जब बचपन में वो घर पे सीखते थे अपने माता पिता के संरक्षण में, और जब बड़े होते थे मछली पकड़ने जाने वाले होते थे तब वो जब अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीजों को सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब देखिए, हमें इस चैप्टर में कहानी में थोड़ा सा कम, लेकिन उसके पीछे के भाव को अच्छे से समझना है। हमें अपने जीवन के साथ इसकी तुलना करते हुए समझना है, जिससे आसान हो समझने में। अभी क्या है कि हमारे यहाँ जब कोई बच्चा चलना शुरू कर देता है तब तो हम कहते हैं कि अभी तो इसका बचपन स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी तो ये बिल्कुल शिशु अवस्था में है। और देखिए वहां पर माता पिता उनको क्या कर रहे हैं कि उनकी देखभाल करना ही बंद कर देते हैं। तो अब कौन देखभाल करेगा? यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, यानी जो बच्चे उनसे बड़े हैं उन पर आ जाती थी। अब बड़े भी कितने हैं? जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के हैं। यानी कोई बच्चा 1 साल का है तो अब उसके टेक एंड केयर की, यानी उसके देखभाल की जिम्मेदारी उसके गार्जियन की नहीं रह गई। अब उसके यहाँ जो 5 साल के उनके बड़े भाई या बहन हैं उनकी जिम्मेदारी हो गई देखना। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में हो जाता था और फिर वो बाहर जाकर के मछली पकड़ने का काम सीखता था। मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना, इन सब चीजों के बारे में जानकारी जब वो 9 साल का हो जाता था या इससे ज्यादा उम्र का हो जाता था तब वो जानकारी करता था। लड़कियां जब 13-14 साल की उम्र की हो जाती थी तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। यानी घर पे जो बच्चे हैं उनकी देखभाल वो कर रही हैं 13-14 साल में, और क्या कर रही हैं, वो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी वो देखभाल कर रही हैं। जब 14 वर्ष के उम्र उनकी पूरी हो जाती थी लड़कियों की, उसके बाद वो मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियां जो है, जो डलिया जिसको हम लोग कहते हैं, बांस की जो डलिया होती है उसको बनाना शुरू करती थी। यानी 14 वर्ष के पहले वो अपने घरेलू कार्यों को ही करती थी, 14 वर्ष के बाद वो थोड़ा बहुत सामाजिक और बाहरी काम कर सकती हैं। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। यानी ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही घर पे वहां सारा काम करती थी, पुरुष वर्ग जो है वो खाना बनाता था जिसमें महिलाएं उनकी मदद करती थी। अब यहाँ पर 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि 1960 के दशक में अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में पैदा हुआ था तो वो कैसे पुरुष के रूप में बड़ा हो रहा था। कक्षा 6 में जो है आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। हम लोग अभी भी देखते हैं कि गांव में कई जगह ऐसे स्कूल हैं कि प्राथमिक कक्षा तक यानी कक्षा 5 तक तो वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गांव की पाठशाला में या प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, और कक्षा 6 से फिर स्कूल लड़कों के अलग हो जाते हैं और लड़कियों के अलग हो जाते हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल भिन्न माने अलग होते हैं। अब देखिए लड़कियां यहाँ समूह में पढ़ने जा रही हैं, अभी समूह के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो लड़कियां होती हैं उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता है, यानी बड़ा सा स्कूल होता है, किनारे किनारे रूम होते हैं और बीच में एक आंगन होता है जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेल कूद करती हैं। यानी माना जाता है कि उनको अब 14 साल से वो ऊपर की हो गई हैं तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, या हम मान लें कि 14 साल के अंदर ही है वो पढ़ रही हैं तो उनको सामाजिक प्रोटेक्शन की जरूरत है। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता है, बजाय आंगन के उनके स्कूलों में बड़ा सा खेलने का खुला मैदान होता है जो स्कूल से लगा हुआ होता है। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सड़कों पर लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बहुत ही गंभीर दिखाई पड़ती थी। आपने अमूमन देखा होगा कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लड़कियां एक ग्रुप में पैदल या बाइक से या साइकिल से, जिस किसी से भी वो जा रही हो, एक ग्रुप में जाती हैं, और लड़के प्रायः खड़े होकर के जिनके पास खाली समय है वो इन सब चीजों को देखा करते हैं और बहुत ही गंभीरता से देखते हैं। ये बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अपने कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे वे सड़कों पे बेवजह ही खड़े हैं, अपने समय को खराब कर रहे हैं और इधर उधर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और साइकिल से स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। लड़कियों के लिए गली में सीधे सीधे जाना, एक रोड पे जाना, एक सीधे गली में जाना जो गली उनके घर पे उनको पहुंचा दे सेफली, और ग्रुप में चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमेशा समूह में ही अपने घरों की ओर जाती हैं। शायद उनके मन में यह डर लगा रहता है कि कहीं उन पर कोई हमला ना कर दे या कोई उनसे छेड़खानी की घटना ना कर दे। अब ऊपर के दोनों उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने
के भी कई तरीके हैं। अब देखिए, सेम एज में लड़कियां और लड़के दोनों बड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों में आपस में अंतर हो रहा है। लड़कियों को सामाजिक असुरक्षा महसूस हो रही है, जबकि लड़के सड़क पे खुलेआम घूम टहल रहे हैं, उन्हें कोई सामाजिक असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। हम लोग ये अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। मतलब आप प्राय समाज में, सोसाइटी में चीजों को देखिए तो लड़कियों को लेकर के समाज में विचारधारा हमेशा सिक्योरिटी की रहती है कि उन्हें सिक्योरिटी की यानी सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है पुरुषों की अपेक्षा। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है, यानी बहुत कम एज से ही ये टेंडेंसी बच्चों में यानी लड़कियों में और लड़कों में आ जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम खेलने के लिए लड़के और लड़कियों को खिलौना देते हैं तो लड़कियों को प्रायः गुड़िया दी जाती है और लड़कों को कार दे दी जाती है। हो सकता है खेलने में दोनों ही अच्छे हों, लेकिन फिर भी लड़कियों को गुड़िया ही दी जाती है, ये मानते हुए कि भविष्य में उन्हें बड़ा होकर के लगभग इसी तरीके से कार्य और व्यवहार करना है, उनका भविष्य अलग अलग होगा। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका क्या होगी। अब आप अपने घरों में देखिए कि अगर आपकी कोई सिस्टर हैं तो आपके मदर या फादर उनको लेकर के ज्यादा सिक्योरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। अगर वो कहीं स्कूल जा रही हैं या ट्यूशन जा रही हैं या सहेलियों के साथ जा रही हैं तो प्रायः उनकी सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन अगर लड़के कहीं जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यालय, अपने ट्यूशन पर, तो उनके प्रति समाज में, या हम कह सकते हैं कि माँ बाप के भी मन में उतना ज्यादा परेशानी या डर व्याप्त नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक महिला है जो अपने घर का सारा काम करती है और एक पुरुष है जिसे किसी दिन एक काम करना पड़ गया, यानी कि महिला उस दिन अस्वस्थ है या छुट्टी पर उसकी नौकरानी गई हुई है जो घर पे मेट के रूप में काम करती है। तो देखिए महिला का काम जब पुरुष करता है तो वो किस नजरिए से उस काम को देखता है और वास्तव में महिलाओं को कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। मेरी माँ काम नहीं करती, देखिए ये चीज कहानी का एक टाइटल कह सकते हैं। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, यानी स्कूल में टूर जब जाता है। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है, क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर के हमारे साथ चल सकती हैं। अब देखिए शायद ये कोई महिला है जिनका उदाहरण दिया जा रहा है, ये वर्किंग वुमेन है, मतलब ये कहीं कार्यालय में, ऑफिस में काम करती हैं और इनकी बिटिया को स्कूल में टूर पर जाना है। तो बिटिया रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप एक दिन का समय निकालिए और कोई मतलब एडल्ट आदमी, मेरी मैडम चाहती है कि वो हमारे साथ में चले, तो आप जो है एज ए गार्जियन हमारे साथ चलिए। वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। ये कह रही है बिटिया कि मेरी जो सहेली हरमीत है उसकी मदर जो है हमेशा हम लोगों के साथ जाती हैं क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करती हैं। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। मतलब ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, तो बस घर के ही तो काम वो करती हैं। मतलब देखिए यहाँ पर एक महिला भी दूसरे महिला के काम के बारे में अगर बात कर रही है तो वो भी इसी दृष्टिकोण का भाव देख रही है कि जो घर का काम हो रहा है वो तो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉब पे हम जा रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या सोचती है। अब ये लोग जसप्रीत के घर जा रहे हैं। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। अब ये लोग देखिए एक फैमिली मेंबर सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और जो कामकाजी महिला है उसके घर पर वो लोग पहुंच गए हैं और अब बातचीत को कर रहे हैं। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें भी सब कुछ खुद करने दो। यानी अब ये हो गया कि जो महिलाओं का काम है, घरेलू काम है, उसको अगर कम आंका जा रहा है तो आपस में वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक दिन अगर मेरा काम इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है तो एक दिन के लिए मैं नहीं करता हूँ, मेरी जगह आप करके देख लीजिए कि कितना मेहनत लगती है, कितना महत्वपूर्ण है। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। मतलब बच्चे आपस में कह रहे हैं कि कल मम्मी हमारी जो है काम नहीं करेंगी, कल पापा हमारे घर का सारा काम करेंगे। अब देखिए अगली सुबह 7:30 बजे, हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे भी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए।
तो महिला कह रही है, ये पुरुष कह रहा है कि अभी तक बच्चे तैयार नहीं हुए, मेरा नाश्ता कहाँ है? तो महिला ने जवाब दिया कि मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो आज हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी, मंगला यानी उनके घर की जो मेट होगी, उसने भी आज छुट्टी ले रखी है। ओह, या तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ने जाना होगा। यानी वो बाहर देखते हैं कि स्कूल बस भी आ गई, ना तो अभी टिफिन तैयार है, ना बच्चों को हमने तैयार किया है, तो अब उन्हें हम लेट में तैयार करके और अपने व्हीकल से बाद में स्कूल छोड़ने जाएंगे। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन कर दे। अब ये देखिए, जो पिताजी हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी ब्रशअप हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने आप को ड्रेसअप कर लो और आपको स्कूल लेने जाना है। मम्मी से कह दो कि जल्दी से पानी का मोटर चला दें। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अब जो महिला है उस घर की, उसने अपने पति से पूछा कि आप बच्चों को तैयार करके अपने कार से स्कूल तो लिए जा रहे हो, लेकिन लंच बॉक्स ये कहाँ से लाएंगे? तो वो कह रहे हैं, अरे ये भी करना पड़ेगा। अरे उसके बारे में कोई बात नहीं, आप भूल जाओ। वो बच्चों से कहते हैं कार में बैठने के बाद कि बेटा मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम लोग कैंटीन से कुछ खा लेना। अब देखिए, जो महिला सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर रही हैं, उन्हें ड्रेसअप कर रही हैं, उन्हें टैक्सी तक या स्कूल वाहन तक छोड़ने जा रही हैं, उनके काम को इम्पोर्टेंस ना देने वाले व्यक्ति ने अब बच्चों से ये कहना शुरू कर दिया है कि बेटा तुम पैसे ले लो और कैंटीन में कुछ खा लेना। माँ ने, लेकिन बच्चों ने कहा कि डैडी आप परेशान मत होइए, मम्मी ने मुझे इसके लिए ही पैसे दे दिए हैं। यानी मम्मी को पता था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो और हमें आप बिल्कुल भी तैयार करके ब्रेकफास्ट वगैरह हमको नहीं देने वाले थे। अब देखिए, शाम के 6 बज गए, डिंग डिंग यानी एक डोरबेल बजती है और फिर वो हस्बैंड जो है घर पे आते हैं। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वगैरह हो तो दे दीजिए। मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही बनाता हूँ। मतलब अब पति जो घर पर आया है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, आज आपका हड़ताल है, मैं ही चाय बना लेता हूँ। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। ये मतलब हस्बैंड कह रहा है अपनी वाइफ से। तो वाइफ कह रही है कि आपने क्या सोचा कि सुबह जिस हाल में आप छोड़ के गए थे उसी हाल में पूरा घर होगा? और उसके बाद वो चाय खुद बनाती है। और क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर भी घर आने वाले हैं। यानी देखिए, चाय तो बनना बड़ी दूर की बात है, चाय तो मैं चलो किसी तरह आपको बनाने जा रही हूँ, लेकिन अभी चूंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ और आपको सब कुछ करना है, तो चाचा चाची जी भी आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाइए। अब देखिए, एज ए वुमेन वो अपनी सारी दिनचर्या को एक हस्बैंड से करने के लिए कह रही है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो उस काम को कर सकें। आप खुद सोचिए कि हमारे आपके घर की महिलाएं ऐसा सारा काम पूरे दिन करती रहती हैं और उसके लिए कभी वो फीस भी नहीं लेती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी और आपकी संडे, सैटरडे या फिर किसी गेस्टेड हॉलीडे में हॉलीडे भी हो जाता है, लेकिन आप सोचिए जिस दिन आप हॉलीडे पे होते हैं उस दिन भी सबसे ज्यादा काम घर पे रहने के नाते हमारे भी डिमांड को पूरा करती हैं। हमें जो भी बच्चों की डिमांड होती है कि हमें आज ये खाना है, ये पीना है, इन सब चीजों को भी वो मतलब छुट्टी के दिन तो उनका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी 365 दिन वो आप कह सकते हैं कि वर्किंग रहती हैं। कब वो छुट्टी लेती हैं और कितना आप उन्हें पे करते हैं, इसके बारे में आप अपने घर पे डिस्कशन करिए। पेमेंट से मेरा मतलब है कि किस चीज में आप उन्हें पे कर रहे हैं, सम्मान के रूप में पे कर रहे हैं या फिर उनकी हेल्प करा के आप उन्हें सहयोग कर रहे हैं, इस चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। अधिकांश समाजों में ये एक कहानी थी कि मतलब अगर एक दिन किसी पुरुष को घर का काम करना पड़ जाए तो उसको कहते हैं ना कि नानी याद आ जाएगी, तो नानी याद आ जा रही है। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। यानी जो महिला पूरे घर पे दिन भर जी तोड़ मेहनत करके सारा काम कर रही है, वो उतना इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा महत्व नहीं रख रही है दूसरों की निगाह में। लेकिन एक पुरुष अगर बाहर जाके 7-8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो उसके काम को समाज में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब हम लोग आइए देखते हैं कि घरेलू काम का क्या मूल्य है, कितना महत्वपूर्ण होता है घर का काम। हरमीत के परिवार को नहीं लगता है कि जसप्रीत घर का काम करती थी। यानी हरमीत जो हस्बैंड थे उन्हें नहीं लगता था कि जसप्रीत नाम की जो महिला, जो कि उनकी वाइफ थी, वो घर का कोई काम भी करती है या वास्तव में काम था। मतलब उसके काम को वो काम की तरह मानते ही नहीं थे। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का भी। यानी हमारे घर की सारी महिलाएं, हमारी मदर, हमारी सिस्टर या अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारी वाइफ ही हम लोगों का इस सब मामलों में ध्यान रखती हैं। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए इसके लिए उन्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व देता है। अब आप देखिए, जो वर्किंग वुमेन है और वर्किंग उनके हस्बैंड भी हैं, उनके घर पर इन सब चीजों को करने के लिए अलग से आप
मेड को रखते हैं या किसी हेल्पर को रखते हैं जिसे आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। अब आप सोचिए, घर वाला व्यक्ति कभी पैसा नहीं मांगता, केवल रिस्पेक्ट मांगता है और आपसे इतनी उम्मीद करता है कि उसे भी उतना ही स्थान, उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि औरों को मिल रहा है, पुरुष वर्ग को मिल रहा है, लेकिन हम उसको भी वो सम्मान और उसका हक देने को तैयार नहीं है। घर पर काम करने वालों का जीवन, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक हरमीत की जो माँ है, माँ ही घर पर काम नहीं करती थी, सारा काम जो मंगला नाम की, अभी आपने सुना कि मंगला भी आज छुट्टी पर, मंगला नाम की मेड भी करती थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन एज ए मेड एक स्त्री का जीवन कैसे बीतता है, जो उनके घरेलू काम में मदद करती थी। बहुतों के घर में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी, इवन गाँव में भी, जो संभ्रांत लोग हैं यानी जो पे कर सकते हैं, वो घरेलू काम में हेल्प कराने के लिए, चाहे खुद से हेल्प कराना हो या फिर महिलाओं के थ्रू हेल्प कराना हो, वो लेडीज को एज ए मेड अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। उनके बहुत सारे काम होते हैं, वे झाड़ू भी लगाती हैं, साफ सफाई भी करती हैं, कपड़े भी धोती हैं, बर्तन धोती हैं, खाना पकाती हैं और बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल भी करती हैं। घर का काम आप कह सकते हैं कि अधिकांशतः स्त्रियां ही करती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़कों या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा, छोटू ये ले आओ, छोटू वो ले आओ। छोटू नाम के बच्चों को भी काम पर रख लिया जाता है। छोटू का मतलब जो बहुत कम उम्र के होते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं और बच्चों का भरण पोषण करने में भी समर्थ नहीं होते हैं। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक चलता है। अब देखिए कैसे जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब जो लोग आप ये कह सकते हैं कि उनको अपने यहाँ काम पर रखते हैं, वो भी उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में काम करने वाली एक महिला है जिसका नाम मेलानी है, वो अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही है। चलिए देखते हैं। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में थी जो कि 3 मंजिले भवन में रहता था, यानी 3 मंजिला मकान था, उसमें वो लोग रहते थे। और जो उनकी मेम साहब थी, यानी जो उस घर की मालकिन थी, वो हर काम के लिए उस महिला यानी मेलानी पर चिल्लाती थी, जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। मेरा काम रसोई का था, यानी मेलानी रसोई का काम करती थी, किचन का, और 2 अन्य लड़कियां साफ सफाई का काम करती थी। इन लोगों का सबका काम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था। और अब महत्वपूर्ण देखिए बात, नाश्ते में उन्हें एक कप चाय और 2 रोटियां जो है, रूखी सूखी रोटियां मिलती थी। उन्होंने कभी तीसरी रोटी नहीं खाई, यानी तीसरी रोटी उनको मेम साहब नहीं देती थी। अब आप सोचिए इस चीज को। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक एक एक्स्ट्रा रोटी मांगती थी। मैं उनको चुपके से रोटी भी दे देती थी और खुद अपने लिए भी ले लेती थी, यानी मालकिन की नजर में वो रोटी ना आ जाए, ना काउंट हो, चुपके से वो अपने साथ काम कर रही जो है सहकर्मियों की मदद भी कर रही है। घर पर हम चप्पल नहीं पहन सकते थे। अब देखिए, वो चूंकि नौकर हैं, छोटे लोग हैं, इसलिए वो चप्पल नहीं पहन सकते। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। हमको मेम साहब से बहुत डर लगता था और मुझे गुस्सा भी आता था कि मैं अपमानित भी थी और मैं महसूस करती थी कि मैं काम तो बहुत कर रही हूँ लेकिन मेरे साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? अब देखिए, क्या वो वर्क नहीं कर रही हैं, वर्किंग नहीं है? क्या वो दिन भर जो है सुबह से शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम नहीं कर रही हैं? उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? इन चीजों का रोष जो है उन महिलाओं के अंदर है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उनमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। देखिए, घर के कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। आप खुद देखिए, जरा सोचिए, जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, उन्हें प्रायः दूर दूर से पानी भी लाना पड़ता है, जहां पानी की समस्या होती है। जहां ईंधन की व्यवस्था नहीं है, वहां उन्हें जलाऊ लकड़ी सिर पे गट्ठर के रूप में रख करके लाना पड़ता है। कपड़े धोने हैं, साफ सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, वजन वाले सामान उठाने हैं और उसके साथ साथ उन सामानों को बाहर से ला करके घर में रखना भी है। खाने पीने की चीजों का इंतजाम भी करना है और बहुत से काम जैसे खाना बनाने इत्यादि में लंबे समय तक वो गर्म गैस के निकट जो है रहती हैं और पसीने से बिल्कुल तरबतर हो जाती हैं। झुकते समय उनकी कमर में भी बहुत सारा पेन हो जाता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी थकान और शारीरिक मतलब आप कह सकते हैं कि भारी रूप से वो थकाने वाला होता है, जबकि आमतौर पर पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। आप कहानी में जाके उस चीज को देख सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यह भी है कि जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। देखिए, कितना लंबा समय, खाना बनाना हो, आप खुद सोचिए कितना टाइम लगता है खाना बनाने में, और हम आप 1 मिनट भी गैस के पास नहीं खड़ा होना चाहते हैं, जबकि हमारे घर की माँ बहनें या फिर हमारी मिसेज उस काम को प्रायः पर दिन कर रही हैं, प्रतिदिन कर रही हैं, 365 दिन कर रही हैं।
वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियों पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं। यानी अगर आप वर्किंग आवर्स को, आप मेहनत को देख लीजिए तो आपको ये कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि घर की महिलाएं भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं जितना हम और आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से उसको समझाया भी गया है। महिलाओं का काम और समानता, इसके बारे में हमें पढ़ना है। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जो महिलाओं के काम को हम लोग कम आंक रहे हैं, ये किसी एक परिवार तक सीमित हो, ये पूरे समाज में फैला है। यही स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। यानी पूरे समाज में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आप देख लीजिए हर जगह स्त्रियों की स्थिति बहुत ही कमतर है। अब इसका समाधान क्या है, क्या समाधान होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर महिलाएं, जिसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी हम कह सकते हैं, शायद उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब देखिए इसका निदान या इसका सलूशन क्या है? ये केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं है। मान लीजिए हमने अपने घर की महिलाओं को हमने महत्व देना शुरू कर दिया, उनकी मदद करना शुरू कर दिया, तो उससे समाज नहीं बदल जाएगा। उसके लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए, नियम कानून और रूलिंग बननी चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसा कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ा है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। आप देखिए लिंग भेद ही तो है ये, वरना इतना मेहनत करने के बाद भी उन्हें वो सम्मान, वो पैसा नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। क्यों? क्योंकि हमने सरकार को वोट देकर के चुना है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। सरकार को हमने ही चुन के भेजा है। वो लोग जो आज गवर्नमेंट में हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो भी, उनके घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं और पत्नियां हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि कर सकेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र को वो चुनेंगी। जितना ज्यादा आप महिलाओं को सिक्योरिटी देंगे, जितना ज्यादा आप महिलाओं के प्रति आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगी। पूरे देश के कई गाँवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। अब देखिए शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत अगर किसी संस्था में यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 30 या उससे ज्यादा महिला कर्मचारी हैं तो उसे कानूनी रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी यानी जो महिलाएं अपने साथ छोटे बच्चों को वहां पर ला करके जॉब करना चाहती हैं तो छोटे बच्चों को तब तक वो बालवाड़ी में छोड़ दें, यानी वहां पर कुछ ऐसे महिलाएं पहले से हों जो उन बच्चों की देखभाल करें, उन्हें प्रॉपर भोजन पानी की व्यवस्था उनके करें, और तब तक वो महिलाएं अपना काम करती रहें और उसके बाद जब घर जाएं तो अपने बच्चे को साथ में ले जाएं। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत ही लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो पाएगा, क्योंकि अब जो वर्किंग वुमेन है वो तो बाहर चली गई, तो जो घर में मान लीजिए कोई बड़ी बिटिया है तो उसको ही तो देखभाल करना पड़ेगा छोटे बच्चों की। तो अगर वो देखभाल करने में लगी रहेगी तो वो स्कूल कब जाएगी? तो वो स्कूल ही नहीं जा पाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि जो सोनाली की माँ है उसने बताया कि हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाओं का भी इसमें सर्वेक्षण किया गया है इस कहानी के माध्यम से, और उनको दोहरे बोझ के रूप में काम करना पड़ा। दोहरे बोझ का मतलब, आपने पिछले बार जब आजीविका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाओं में हम लोगों ने महिलाओं की भूमिका को भी देखा था। उसमें प्रायः तुलसी नाम की एक महिला थी जिसको काफी दूर से पानी, जलाऊ लकड़ी लाना पड़ता था, प्लस उसको सुबह जो है खेतों में भी लग करके काम करना पड़ता था। सुबह 4 बजे से और 10 बजे तक वो खेतों में काम करती थी। उसके बाद शाम को वो अपने घर पर आकर के इन सब चीजों की व्यवस्था करके अपने परिवार के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी उठाती थी। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में असमानता है वो खत्म होनी चाहिए। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद केवल अच्छे नंबर ही, अंक अर्जित करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते हमें महिलाओं की स्थिति को जरूर समझना चाहिए और अपने आसपास या अपने घर में कम से कम हमें इस चीज की चर्चा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कम से कम ये वीडियो लेक्चर हमारे अंक के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सामाजिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सार्थक हो सके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को बताया गया है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।